पिछले 1 साल 5 महीने से इन अथक प्रयासों के द्वारा जितने रिलेटिव डिसएडवांटेजेस हम लोगों के सामने कभी भी आए, उनको समझते हुए उन्होंने कार्य किया और देश में ओवरऑल केस मैनेजमेंट में हमें सपोर्ट दिया। ओवरऑल इसी के कंटेक्स्ट में अगर आप दूसरे देशों से कंपेयर करें देश की परिस्थिति को, तो आप पाएंगे कि जहां इंडिया में ओवरऑल केसेस पर मिलियन 20,882 के 22 के करीब रिपोर्ट हुए हैं, तो उदाहरण के तौर पर अगर हम इटली का एक कंपैरिजन करें तो वहां पर करीब 70,000 के करीब केसेस पर मिलियन रिपोर्ट हुए हैं, यानी कि वहां पर 3.4 टाइम्स केसेस उस देश में रिपोर्ट हुए। इसी तरीके से अगर हम यूएसए लें तो वहां 1 लाख के करीब यानी कि 5 टाइम्स उस अनुपात में, यानी कि हमारे देश में बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स डन बाय आवर कम्युनिटी, एफर्ट्स डन बाय आवर मेडिकल फ्रेटर्निटी, वी आर एबल टू रिड्यूस केसेस बाय 1/5। इसी तरीके से जो हमारा एक मापदंड होता है कि एक्टिव केसेस, यानी कि वह केसेस जिसको कि हम मैनेज कर रहे हैं क्लिनिकली, उन केसेस की अगर हम एनालिसिस करें तो पाएंगे कि जहां हमारे देश में 945 केसेस ऐसे हैं जो कि एक्टिव केसेस पर मिलियन के अनुपात में हम गिनना चाहेंगे, तो अगर हम यूनाइटेड किंगडम को ही देखें तो 2,762 यानी कि 2.9 टाइम्स केसेस, एक्टिव केसेस आज भी वहां पर मॉनिटर किए जा रहे हैं। इसी तरह से और अगर देशों से तुलना में करें तो यूनाइटेड स्टेट्स एज एन एग्जांपल अगर हम लेना चाहें तो वहां पर 16,425 एक्टिव केसेस पर मिलियन यानी कि 17 टाइम्स। इसी तरह डेथ पर मिलियन, हमने इस मंच पर इससे पहले भी कई बार बात की है, एक भी डेथ हमारी संवेदना को हर्ट करती है। लेकिन अगर हम देखें कि इस कठिन परिस्थितियों में देश ने मिलकर कैसे काम किया, कैसे हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी ने महीनों महीनों घर जाए बिना काम किया, कैसे हमारे फ्रंटलाइन वर्कर ने कंटेनमेंट में हमें सपोर्ट किया, तो उसके कारण से अगर हम देखें तो और देशों की तुलना में हमारे देश में डेथ पर मिलियन भी रिलेटिवली बहुत कम रही है। यह विषय आप लोगों की दृष्टि में लाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें आपके कंटिन्यूड सपोर्ट की जरूरत है। यह चैलेंज अभी भी बना हुआ है। हमारी बैटल अगेंस्ट कोविड-19, इसके प्रिंसिपल्स वही हैं। प्रिंसिपल्स हैं कम्युनिटी ड्रिवन इंटरवेंशंस, कम्युनिटी का सपोर्ट, यानी कि फोकस ऑन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। वही मुख्य प्रिंसिपल्स 2 गज की दूरी, मेरा मास्क मेरा सुरक्षा कवच, फोकस ऑन हैंड हाइजीन, और उसी के साथ हम हेल्थ सिस्टम्स को अपग्रेड करते रहें। जैसे कि हमने कोविड डेडिकेटेड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, इतने कम समय में हॉस्पिटल्स बना के टेम्परेरी हॉस्पिटल और परमानेंट हॉस्पिटल को अपग्रेड किया, उसी तरह से हम क्लिनिकल मैनेजमेंट पर फोकस करें और साथ में नए हथियार के रूप में वैक्सीनेशन का सदुपयोग करें। उसके साथ ही हम इस बीमारी से ऑन ए कंटिन्यूड बेसिस लड़ते रहेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस विषय में कई बार बात की है, कोविड की लड़ाई तभी जीत सकते हैं जब अब तक जिस तरह से पूरी गवर्नमेंट और पूरी सोसाइटी मिलकर इसमें लगी रहेगी, तभी, क्योंकि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। केसेस जरूर कम हुए हैं, लेकिन जरूरी है कि हम अपने एफर्ट्स ऑन ए कंटिन्यूड बेसिस कोविड मैनेजमेंट पर बनाए रखें। धन्यवाद। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। थैंक यू, नमस्कार। जैसे श्री लव अग्रवाल जी ने कहा कि हमारी स्थिति अभी पहले से बेहतर है, केसेस डिक्लाइन कर रहे हैं और कई एरियाज में अब ग्रेडेड अनलॉकिंग भी शुरू हुआ है। लेकिन साथ साथ एक ये चिंता है कि अब सब्सिक्वेंट वेव्स कब आएंगी या आ सकती हैं और क्या वो बच्चों में ज़्यादा सीरियस होंगी या नहीं। तो पहली चीज़ तो ये समझना चाहिए कि वेव्स क्यों आती हैं, और जो कोविड है या कोरोना वायरस है वो एक रेस्पिरेटरी वायरस है, एंड इट इज़ वेल नोन कि रेस्पिरेटरी वायरसेस में, चाहे वो इन्फ्लुएंजा हो चाहे कोरोना हो, उसमें जब पैंडेमिक होता है तो यूजुअली वेव्स आती हैं। और ये स्पेनिश फ्लू जो 1918 में हुआ तब भी ये देखा गया, जब हमने H1N1 स्वाइन फ्लू का पैंडेमिक देखा 2009 में तो भी ये देखा गया। और ये शुरू में क्योंकि एक ससेप्टेबल पॉपुलेशन होती है तो इसमें वेव्स, मल्टीपल वेव्स आती हैं, उसके बाद वायरस बिकम्स एंडेमिक और फिर इन्फेक्शन हैज़ अ सीजनैलिटी। जैसे अगर हम H1N1 की बात करें तो अब उसमें जो केसेस कुछ हद तक बढ़ते हैं वो मानसून के महीने में बढ़ते हैं या सर्दियों में बढ़ते हैं, और उस टाइप की एक सीजनैलिटी वायरस की स्प्रेड में आ जाती है। और ये इसलिए आती है कि जब लार्ज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन आइदर बाय वैक्सीनेशन और बाय नेचुरल इन्फेक्शन हैज़ इम्यूनिटी। लेकिन ये वेव शुरू में क्यों आती हैं? एक तो वायरस के कारण हो सकती हैं,
कि वायरस कुछ हद तक चेंज करता है और वो न्यू वेरिएंट्स आ जाते हैं, जैसे हमने अल्फा और डेल्टा वेरिएंट देखें जो ज़्यादा इन्फेक्शियस थे। लेकिन ऑल्सो इट इज़ बिकॉज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, और ये 1918 में भी देखा गया। और 1918 का अगर हम डेटा देखें तो सेकेंड वेव वॉज द मोस्ट बिगेस्ट वेव, मैक्सिमम डेथ्स एंड केसेस हैपेंड इन द सेकेंड वेव, लेकिन उसके बाद देयर वाज अ स्मॉलर थर्ड वेव ऑल्सो। जब भी केसेस बढ़ते हैं देयर इज देन फियर इन पीपल एंड ह्यूमन बिहेवियर चेंजेस, और उसमें ये होता है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और इनफैक्ट नॉन फार्मास्यूटिकल मेजर्स जो हैं वो हम ज़्यादा फॉलो करते हैं, लॉकडाउन भी हो जाता है, तो उससे चेन ऑफ ट्रांसमिशन टूट जाता है और वायरस आगे फैल नहीं पाता और इसलिए केसेस भी कम हो जाते हैं। लेकिन जैसे हमारे केसेस कम होते हैं तो अनलॉकिंग शुरू हो जाती है, और अनलॉकिंग के साथ ह्यूमन बिहेवियर फिर चेंज हो जाता है और लोग ये सोचने लगते हैं कि अब वायरस जो है अब हमारे यहाँ नहीं है या इसमें कोई अब इतना इन्फेक्शन नहीं होगा, और फिर भीड़ इकट्ठी होने लगती है, मास्क लगाना कम हो जाता है और उसके होने से वायरस फिर कम्युनिटी में फैलना शुरू हो जाता है और उससे फिर एक नई वेव बनती है। इसलिए अगर हमें अगली वेव्स को रोकना है तो हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत एग्रेसिवली फॉलो करना पड़ेगा, जब तक हम ये ना कह पाएं कि नाउ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ आवर पॉपुलेशन इज वैक्सीनेटेड। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जब हमारे यहाँ पे इनफ पीपल आर वैक्सीनेटेड या नेचुरल इम्यूनिटी हो जाएगी देन दीज वेव्स विल स्टॉप। लेकिन तब तक जो है अप्रोप्रिएट बिहेवियर ही एक हमारे पास रास्ता है जिससे हम आगे वेव्स को कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं। दूसरा पॉइंट था कि ये जो अगली वेव्स हैं ये बच्चों में ज़्यादा सीरियस होंगी। अगर हम पूरा डेटा देखें, इंडियन डेटा देखें फर्स्ट वेव का, सेकेंड वेव का, या ग्लोबल डेटा देखें, तो अभी तक ऐसा कोई डेटा नहीं आया विद ओल्ड दी वायरस और द न्यू वेरिएंट्स जहाँ पे ये दिखाया गया है कि बच्चों में अब ज़्यादा सीरियस इन्फेक्शन हो। अगर हम सेकेंड वेव का डेटा भी देखें तो जो भी बच्चे एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में 60 to 70% जो बच्चे एडमिट हुए थे दे वर दोज विथ कोमॉर्बिडिटीज़, या तो उनकी इम्यूनिटी कम थी या कुछ ऐसे बच्चे थे जो कीमोथेरेपी पे थे। जो हेल्दी बच्चे थे उनको माइल्ड इलनेस हुआ एंड दे रिकवर्ड विदाउट हॉस्पिटलाइजेशन। इसलिए अभी कोई एविडेंस ऐसा नहीं है कि अगर वेव आएगी तो सीवियर इलनेस बच्चों में करेंगी। और चाहे हम इंडियन डेटा देखें चाहे ग्लोबल डेटा देखें, और कई पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में अभी भी कई केसेस आ रहे हैं, नए वेव चल रहे हैं, लेकिन उसमें कभी अभी तक भी ऐसा कोई डेटा नहीं आया कि बच्चों में ज़्यादा सीरियस इन्फेक्शन होती है। तो आई डोंट थिंक दैट वी विल हैव एनी सीरियस इन्फेक्शन इन द फ्यूचर इन चिल्ड्रन। और अगर हमें अगले वेव्स को रोकना है तो ये हम सबके हाथ में है। अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बना के रखेंगे, भीड़ नहीं इकट्ठे होने देंगे, चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ेंगे, तो हमारे लिए आगे के लिए वेव्स नहीं बनेंगे। और ये आई थिंक बहुत ज़रूरी है, बोथ फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सब्सिक्वेंट वेव्स एंड मिस इन्फॉर्मेशन की the subsequent waves are going to cause more severe disease in children. Thank you. Dr. V.K. Paul ji. Thank you, Dr. Guleria. Thank you, Love. अगले कुछ मिनटों में जो हमारे वैक्सीन की न्यू गाइडलाइंस आई हैं प्रोग्राम की, उनके बारे में चर्चा करेंगे ब्रीफली। तो 1 मई से एक व्यवस्था लागू करी गई। उस व्यवस्था का परिप्रेक्ष्य ये था कि 16 जनवरी से जैसे हम चले हुए थे और उसमें हेल्थ केयर वर्कर से शुरू करके फ्रंटलाइन वर्कर्स जुड़े, फिर एज के हिसाब से प्रायोरिटाइजेशन की गई। उस पीरियड के दौरान जो इनपुट्स आई उसमें एक मुद्दा इमर्ज होता था कि स्टेट्स शुड हैव फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टेट्स वांटेड टू take part in implementing the program, but also procurement and having flexibility with regard to the priority groups.